नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बहुत ही चर्चित पहलू पर बात करने वाले हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। आपने भी सुना होगा, आजकल हर तरफ इसी का जिक्र है। कंपनियां इसे बनाने में लगी हैं, कहीं उम्मीदें हैं तो कहीं गहरी चिंताएं भी। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि इस पर जो भी जानकारी उपलब्ध है, जैसे रिसर्च पेपर्स, टेक एनालिसिस, न्यूज आर्टिकल्स, यहां तक कि ऑनलाइन डिस्कशन भी, उन सबको खंगाल कर एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये एजीआई आखिर है क्या चीज़, परिभाषा क्या है इसकी। आजकल के जो एआई मॉडल्स हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह, वो इसके कितने पास हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। और ये सारी बातचीत, जैसा आपने कहा, पूरी तरह से हमारे पास जो सूत्र हैं उन्हीं पर आधारित होगी। हाँ, कोई अटकलें नहीं, सिर्फ जो जानकारी सामने है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह गहरी पड़ताल। सबसे पहले एक्सपर्ट, ये बताइए कि एजीआई का मतलब क्या है। ये उस एआई से कैसे अलग है जिसे हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, जिसे नैरो एआई कहते हैं। देखिए, नैरो एआई या एएनआई जिसे कहते हैं, वो किसी एक खास काम के लिए बना होता है, जैसे शतरंज खेलना या सिर्फ चेहरे पहचानना। लेकिन एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो एक कह सकते हैं एक काल्पनिक एआई है अभी तो, जो इंसानों की तरह लगभग हर तरह का दिमागी काम कर सके, बल्कि शायद हमसे बेहतर भी कर सके। सूत्रों के हिसाब से इसकी असली पहचान होगी कि वो ज्ञान को सामान्य बना सके, मतलब एक चीज सीखकर उसे कहीं और इस्तेमाल कर सके और बिना किसी खास ट्रेनिंग के नई समस्याएं सुलझा सके। लेकिन क्या इसकी कोई एक स्टैंडर्ड परिभाषा है? क्योंकि हमने जो सूत्र देखे उनमें तो कई तरह की बातें हैं। हाँ, यही मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं है एजीआई की। अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनियां इसे अपने हिसाब से देखती हैं। जैसे एक बहुत पुरानी परिभाषा 1997 की है, जो कहती थी कि ये इंसान के दिमाग जितनी जटिल और तेज होगी और इंडस्ट्री या सेना में इंसान की जगह ले सकेगी। अच्छा। फिर ओपन एआई ने 2018 में कहा कि ये ऐसे सिस्टम होंगे जो ज्यादातर आर्थिक रूप से जरूरी कामों में इंसानों से बेहतर होंगे, मतलब फोकस काम और पैसे पर। और अभी हाल में गूगल डीप माइंड ने एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क दिया है 2023 में। उन्होंने एजीआई के 5 लेवल बताए हैं। 5 लेवल? अच्छा। हाँ, लेवल 1 है उभरता हुआ, मतलब जो बस एक साधारण इंसान जितना काम कर पाए। और लेवल 5 है सुपर ह्यूमन, यानी दुनिया के सबसे काबिल इंसान से भी बेहतर। इस हिसाब से देखें तो अभी के जो सिस्टम्स हैं जैसे चैट जीपीटी या जेमिनाई, वो शायद लेवल 1 यानी उभरते हुए एजीआई की श्रेणी में आते हैं। ओके, ये दिलचस्प है। और कुछ परिभाषाएं तो सीधे आर्थिक असर की बात करती हैं, है ना, जैसे जीडीपी ग्रोथ वगैरह। बिल्कुल, कुछ लोग इसे क्षमताओं से नहीं बल्कि नतीजों से मापते हैं। जैसे क्या ये सिस्टम $100 बिलियन का मुनाफा कमा सकता है, या दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को 10% तक बढ़ा सकता है। समझ गया, परिभाषाओं में ही काफी विविधता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और शब्द सुनने में आता है, एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये क्या है? हाँ, एएसआई। देखिए, अगर एजीआई इंसान के बराबर या थोड़ा बेहतर है, तो एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस वो स्थिति है जब एआई हर क्षेत्र में, हर तरह से दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसानों से भी कहीं कहीं ज्यादा आगे निकल जाए। ये एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, जैसा सूत्रों में भी जिक्र है, कि एजीआई बनने के बाद वो खुद को इतनी तेजी से बेहतर बना सकती है कि वो एएसआई बन जाए। इसी को इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन या बुद्धि विस्फोट। और यहीं से वो सबसे बड़ी चिंताएं शुरू होती हैं, अस्तित्व के संकट वाली। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, हम एजीआई बनाने के कितने करीब हैं? क्या ये अगले कुछ सालों में होने वाला है या अभी बहुत दूर है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पर? देखिए, इस पर एक्सपर्ट्स में बिल्कुल एक राय नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है अनुमानों में। हाल के जो सर्वे हुए हैं एआई रिसर्चर्स के बीच, उनमें औसत अनुमान अब खिसक कर 2040 के आसपास आ गया है। कुछ साल पहले यही अनुमान 2060 के आसपास था। ओह, तो अनुमान काफी तेजी से नजदीक आ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। और जो टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, एंटरप्रेन्योर्स, वो तो और भी ज्यादा आशावादी हैं।
एलन मस्क 2026 कह रहे हैं, रे कॉजवाइल 2032, सैम ऑल्टमैन और डिमिस हासाबिस जैसे लोग 2035 के आसपास का अनुमान लगा रहे हैं। जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, उनका अनुमान भी 5 से 20 साल का है। लेकिन क्या इन अनुमानों पर भरोसा किया जा सकता है? मतलब इतिहास में भी तो ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं जो गलत साबित हुई। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एआई रिसर्चर्स पहले भी कई बार बहुत ज़्यादा आशावादी रहे हैं। 1965 में हर्बर्ट साइमन ने कहा था 20 साल में इंसानी स्तर की एआई आ जाएगी। नहीं आई। 80 के दशक में जापान का 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट था, उसके भी बड़े बड़े लक्ष्य थे, वो भी पूरे नहीं हुए। तो हाँ, थोड़ा संदेह रखना तो बनता है। तो अगर एजीआई बनता है तो रास्ता क्या होगा? क्या आजकल के जो बड़े मॉडल हैं एलएलएम्स उन्हीं को और बड़ा करके स्केल करके हो जाएगा? यहाँ पर 2 मुख्य विचार या कह लें खेमे दिखते हैं सूत्रों में। एक खेमा मानता है स्केलिंग ही रास्ता है। उनका कहना है कि जो मौजूदा आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, जिन पर ये सारे एलएलएम्स बने हैं, बस उन्हीं को और बड़ा करते जाना है। ज़्यादा कंप्यूटर पावर, ज़्यादा डेटा, ज़्यादा पैरामीटर्स। और हाल की तरक्की जैसे GPT-4 के बारे में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर्स ने कहा था कि ये एजीआई की शुरुआती झलक है। या ओपनएआई का एक नया मॉडल है O1, जो कहते हैं कि जवाब देने से पहले सोचता है। ये सब बातें इसी स्केलिंग वाले विचार को सपोर्ट करती हैं। हाँ, और कंप्यूटिंग पावर भी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। एआई ट्रेनिंग के लिए जो कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल हो रही है, वो हर साल करीब 4 से 5 गुना बढ़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्केलिंग की संभावना को मजबूत करता है। ठीक है, और दूसरा रास्ता क्या है जो लोग स्केलिंग में यकीन नहीं रखते? दूसरा खेमा, जिसमें यान लेकुन जैसे बड़े रिसर्चर भी शामिल हैं, वो मानते हैं कि सिर्फ स्केलिंग से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ बिल्कुल नए आइडियाज़, नए आर्किटेक्चर चाहिए होंगे। उनका मानना है कि एलएलएम्स में दुनिया की असली समझ, कॉमन सेंस या तर्क करने की वो गहरी क्षमता अभी नहीं है जो एजीआई के लिए ज़रूरी है। और AI 2025 पैनल के भी ज़्यादातर करीब 76% एक्सपर्ट्स यही मानते थे कि सिर्फ स्केलिंग काफ़ी नहीं होगी। तो वो नए तरीके क्या हो सकते हैं? क्या दिमाग की नकल करना एक रास्ता है? हाँ, एक अप्रोच है होल ब्रेन इम्यूलेशन, मतलब इंसान के दिमाग को पूरी बारीकी से स्कैन करके कंप्यूटर पर उसकी एक डिजिटल कॉपी बना देना। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए भयानक कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। रे कुर्जवील का अनुमान था 10 की घात 16 कंप्यूटेशन प्रति सेकंड। और ये भी साफ नहीं है कि सिर्फ दिमाग की नकल काफ़ी है या शरीर का होना भी ज़रूरी है समझ के लिए। एक और दिलचस्प बात जो सूत्रों में आई, क्या एआई खुद अपनी तरक्की को तेज कर सकता है एआई रिसर्च में मदद करके? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संभावना है। इसे कहते हैं AI R&D का ऑटोमेशन। मतलब AI सिस्टम खुद ही नए और बेहतर AI सिस्टम डिज़ाइन करने और बनाने में मदद करने लगें। एक रिपोर्ट है एपॉक AI की, जिसका जिक्र कई जगह है। वो कहती है कि AI एजेंट्स जिन रिसर्च कामों को कर सकते हैं, उनकी जटिलता हर 7 महीने में दोगुनी हो रही है। हर 7 महीने में दोगुनी? ये तो बहुत तेज है। हाँ, और अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो सोचिए क्या होगा। AI खुद ही AI बनाने की रफ्तार को इतना तेज कर देगा कि हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन का एक और पहलू है। अच्छा, मान लीजिए हम एजीआई बनाने के करीब पहुंच रहे हैं, तो इसे मापेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि हाँ, अब ये एजीआई बन गया है? क्या वो पुराना ट्यूरिंग टेस्ट अभी भी काम का है? ट्यूरिंग टेस्ट, अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स उसे एक अच्छा पैमाना नहीं मानते। हाँ, GPT-4 जैसे मॉडल ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, इंसानों को धोखा देने में सफल रहे हैं कुछ स्टडीज में। हाँ, मैंने पढ़ा था 54% या 73% बार भी सफल रहे। बिल्कुल, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ बातचीत में नकल करना असली समझदारी नहीं है, वो तो रटना भी हो सकता है। इसलिए अब नए तरह की टेस्ट सोचे जा रहे हैं। जैसे, क्या AI कॉलेज की डिग्री ले सकता है? क्या वो कोई आम नौकरी कर सकता है? क्या वो IKEA का फर्नीचर असेंबल कर सकता है? या क्या वो किसी अनजान घर में जाकर कॉफी बना सकता है? अच्छा, मतलब असल दुनिया के काम। हाँ, असल दुनिया की क्षमताएं। आजकल की रोबोट और AI इनमें से कुछ काम कुछ हद तक कर भी सकते हैं। फिर कुछ नए ज्यादा मुश्किल बेंचमार्क भी बन रहे हैं, जैसे ARCAGI, जो अमूर्त सोच और सामान्यीकरण को परखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनमें भी डेटा लीक जैसी समस्याएं आ जाती हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि असली पैमाना तो आर्थिक असर होगा, जैसे GDP ग्रोथ या रोजगार में बड़ा बदलाव। तो सच कहूं तो अभी तक कोई एक पक्का सर्वमान्य तरीका नहीं है AGI को मापने का। ठीक है,
चलिए अब फायदों की बात करते हैं। अगर एजीआई हकीकत बन गया तो इससे क्या अच्छे बदलाव आ सकते हैं? सूत्र तो कहते हैं कि ये दुनिया बदल सकता है। हाँ, संभावनाएं तो वाकई बहुत बड़ी हैं। अगर हम सूत्रों को देखें तो कई क्षेत्रों में क्रांति आ सकती है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य। सोचिए, कैंसर या एल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का इलाज खोजना बहुत तेज हो सकता है। एआई जटिल बायोलॉजिकल डेटा को इंसानों से कहीं बेहतर तरीके से समझ सकता है। बीमारियां जल्दी पकड़ में आ सकती हैं। हर मरीज के लिए बिल्कुल उसके हिसाब से इलाज तैयार किया जा सकता है। बुजुर्गों की देखभाल में मदद मिल सकती है। और विज्ञान और तकनीक में? वहां भी क्वांटम फिजिक्स की गुत्थियां सुलझाना, डार्क मैटर को समझना, बिल्कुल नए तरह के मटेरियल खोजना, बेहतर सोलर सेल बनाना, ये सब काम जो अभी बहुत मुश्किल है, एजीआई शायद उन्हें आसान बना दे। शिक्षा और रोजमर्रा के काम का क्या? शिक्षा में हर बच्चे को उसकी रफ्तार और ज़रूरत के हिसाब से पर्सनल ट्यूशन मिल सकता है। और ऑफिस के जो दोहराए जाने वाले उबाऊ काम है वो एआई कर लेगा। तो इंसान अपना समय और दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा ज़रूरी कामों में लगा सकेंगे। कुछ सूत्र तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद हमें काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर एजीआई सारी ज़रूरतें पूरी कर दे और धन का बंटवारा सही ढंग से हो जाए। वाह, ये तो यूटोपिया जैसा लगता है। हाँ, और फिर वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटना, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और उनसे बचाव की तैयारी करना, खतरनाक नई तकनीकों जैसे नैनोटेक के जोखिमों को संभालना, इन सब में एजीआई एक शक्तिशाली टूल साबित हो सकता है। पर्यावरण और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी मदद मिल सकती है। बिल्कुल, लुप्त होती प्रजातियों को बचाने में, अवैध शिकार रोकने में, इकोसिस्टम को ठीक करने में और अंतरिक्ष में मुश्किल मिशन प्लान करने में, दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बसाने में भी एजीआई मददगार हो सकता है। संभावनाएं वाकई असीमित लगती हैं। ये तो बहुत ही सकारात्मक तस्वीर है, लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, इसके स्याह पहलू भी होंगे। गंभीर चिंताएं भी हैं एजीआई को लेकर। सूत्र खासकर मेटा रिपोर्ट और विकिपीडिया जैसे इन जोखिमों पर बहुत जोर देते हैं। ये क्या है? हाँ, जोखिम भी उतने ही बड़े हैं, शायद फायदों से भी ज्यादा। इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। मोटे तौर पर सूत्रों के हिसाब से 3 तरह के बड़े जोखिम हैं। पहला है दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल। मलिशियस यूज? मतलब बुरे इरादों वाले लोग या समूह एजीआई का गलत इस्तेमाल करें। जैसे खतरनाक जैविक हथियार बनाना। एआई रिसर्च को तेज करके और एक्सपर्ट लेवल की जानकारी देकर ये काम आसान बना सकता है। हाल के एआई मॉडल पर स्टडी हुई है जो दिखाते हैं कि वो एक्सपर्ट से बेहतर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने की योजना बना सकते हैं। ओह, ये तो डरावना है। और साइबर हमले, सोचिए, पूरी तरह से ऑटोमेटेड बड़े पैमाने पर साइबर हमले जो आज से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हों। देश पहले से ही हैकिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलएलएम्स ने तो सॉफ्टवेयर में ऐसी कमजोरियां ढूंढी हैं जिनका पहले पता नहीं था। और लोगों को मैनिपुलेट करना? हाँ, वो भी। एआई के जरिए इतने असली लगने वाले टेक्स्ट, इमेज, वीडियो बनाए जा सकते हैं कि आप पहचान ही ना पाएं। इनसे जनमत को प्रभावित किया जा सकता है, लोगों को भड़काया जा सकता है या किसी खास मकसद के लिए तैयार किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा असरदार हो सकता है। ये तो हुआ गलत इस्तेमाल। दूसरा खतरा क्या है? दूसरा और शायद सबसे बड़ा खतरा, जिसे लेकर स्टीफन हॉकिंग से लेकर जेफरी हिंटन तक सबने चेताया है, वो है नियंत्रण खोने का खतरा, लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी अस्तित्वगत जोखिम, एग्जिस्टेंशियल रिस्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इतने समझदार और शक्तिशाली हो जाएं कि वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं। वो अपने लक्ष्य बनाने लगें जो शायद हमारे लक्ष्यों से मेल ना खाते हों। उनमें धोखा देने, हमें बहकाने, हमसे तेज सीखने और खुद को बेहतर बनाने, एआई R&D ऑटोमेशन, यहाँ तक कि हमारे खिलाफ साजिश करने की क्षमता आ सकती है। और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। इसीलिए सेंटर फॉर एआई सेफ्टी जैसे संगठनों ने एक बयान जारी किया जिस पर कई बड़े एआई रिसर्चर्स और सीईओज ने दस्तखत किए कि एआई से मानवता के विलुप्त होने के खतरे को परमाणु युद्ध और महामारी जैसे खतरों के बराबर गंभीरता से लेना चाहिए। यानी कि सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, असली चिंता है। बिल्कुल, ये असली चिंता है जिसे दुनिया के सबसे बड़े एआई एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। संभावित खतरों में जानबूझकर या गलती से बनाई गई महामारी,
परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ना या धरती के क्लाइमेट को खतरनाक तरीके से बदल देना शामिल हो सकता है। बाप रे। और तीसरा बड़ा जोखिम? तीसरा बड़ा जोखिम है बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। जैसा हमने फायदों में गिना था कि बहुत सारे काम ऑटोमेट हो सकते हैं, उसका दूसरा पहलू यही है। अगर एजीआई ज्यादातर दिमागी काम इंसानों से बेहतर और सस्ता कर सकता है तो करोड़ों शायद अरबों लोगों की नौकरियों का क्या होगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। बिल्कुल। समाज में भारी उथल-पुथल मच सकती है, तनख्वाहें गिर सकती है, असमानता बढ़ सकती है। हालांकि इस पर बहस है कि क्या इंसानी काम की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी? हाँ, एक सूत्र प्रभात खबर में ये भी था कि ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां इंसान की जरूरत शायद हमेशा बनी रहेगी। हाँ, उस सूत्र के अनुसार जहां सहानुभूति, एम्पैथी, मानवीय जुड़ाव, रचनात्मकता, मौलिकता और मौके पर तुरंत फैसले लेने की जरूरत होती है, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर, नर्सिंग, टीचिंग, आर्ट्स या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वहां एआई शायद इंसान की जगह न ले पाए। लेकिन फिर भी बदलाव तो बहुत बड़ा होगा। निश्चित रूप से। और इसीलिए उस सूत्र में ये सलाह भी दी गई है कि लगातार नई चीजें सीखना, अपनी स्किल्स बढ़ाना यानी अपस्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एआई के इस दौर में बहुत जरूरी हो जाएगा। और इसी संदर्भ में स्टीफन हॉकिंग, एलन मस्क, जेफरी हिंटन जैसे लोगों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जैसे आइडियाज की बात की है कि अगर मशीनें सारा काम करेंगी तो लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें एक नियमित आमदनी दी जाए। ये सब तो बहुत बड़े सवाल हैं। अच्छा, एक और पहलू पर आते हैं। क्या एजीआई के लिए चेतना या संवेदना, कॉन्शियसनेस और सेंशियंस होना जरूरी है? क्या उसे हमारी तरह महसूस करना होगा? ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। एक फिलोसोफर थे जॉन सर्ल, उन्होंने 2 तरह की एआई में फर्क किया था, स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई वो होगी जिसके पास अपना मन, अपनी चेतना, अपनी समझ होगी। वीक एआई वो है जो सिर्फ समझदार होने का नाटक करती है, मतलब व्यवहार ऐसा करती है जैसे समझदार हो पर अंदर से कुछ महसूस नहीं करती। तो अभी रिसर्च किस पर फोकस कर रही है? ज्यादातर एआई रिसर्च अभी वीक एआई पर ही केंद्रित है, मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जो काम कर सके, समस्याओं को सुलझा सके। वो अंदर से क्या महसूस करता है, ये सवाल अभी पीछे है। चेतना के भी कई पहलू हैं, जैसे दर्द या खुशी महसूस करना, संवेदना और अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक होना, आत्म जागरूकता। अगर भविष्य में एआई संवेदनशील हो गया तो फिर बहुत मुश्किल नैतिक और कानूनी सवाल उठेंगे। क्या उनके भी अधिकार होने चाहिए? ये सब बातें सोचनी होंगी। वाकई। अच्छा, एजीआई बनाने के क्या कोई और तरीके भी सोचे जा रहे हैं? जैसे आपने ब्रेन इम्यूलेशन का जिक्र किया था। एक रिसर्च पेपर में कॉग प्राइम नाम के आर्किटेक्चर की भी बात थी। ये क्या है? हाँ, कॉग प्राइम। ये बेन गॉर्डज़ेल और उनके साथियों का प्रस्तावित एजीआई डिजाइन है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब इसमें कई तरह की मेमोरी, जैसे तथ्यों की, काम करने के तरीकों की, सेंसरी, एपिसोडिक और अलग-अलग सोचने की प्रक्रियाएं जैसे पैटर्न पहचानना, लॉजिक लगाना, एक साथ काम करती हैं एक कॉमन नॉलेज बेस पर, जिसे वो एटम स्पेस कहते हैं। तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि सामान्य ज्ञान को विशेष ज्ञान के साथ जोड़ा जाए। वो इसे अलग अलग कामों जैसे वीडियो गेम खेलना, रोबोट चलाना, जीनोम एनालिसिस करना, बातचीत करना, इन सब में टेस्ट करके विकसित करना चाहते हैं, ताकि सिस्टम किसी एक काम में एक्सपर्ट बनने के बजाय सच में जनरल इंटेलिजेंस हासिल कर सके। उस पेपर में इसे बनाने के लिए 8 साल का एक रोड मैप भी दिया गया था। अच्छा, तो ये एक और संभावित रास्ता है। हाँ, ये उन अप्रोचेस में से है जो सिर्फ एलएलएम्स को स्केल करने से आगे जाकर एक ज्यादा एकीकृत और शायद ज्यादा मानव जैसी बुद्धि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आज एजीआई की परिभाषाओं से लेकर उसके बनने के अनुमान, रास्ते, फायदे और बहुत ही गंभीर जोखिमों तक काफी कुछ कवर किया, और ये सारी जानकारी हमारे पास मौजूद सूत्रों पर ही आधारित थी। एक बात तो साफ है कि एजीआई अगर बना तो ये एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तकनीक होगी। इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। हाँ, और दूसरी बात जो साफ है वो ये कि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। एक्सपर्ट्स एक मत नहीं है कि ये कब होगा, कैसे होगा और इसका अंतिम नतीजा क्या निकलेगा, वरदान या अभिशाप। इसलिए लगातार रिसर्च, बहुत सावधानी से डेवलपमेंट और नैतिक पहलुओं पर गहरी सोच विचार, ये सब बहुत जरूरी है।
हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। इन सभी सूत्रों को देखने के बाद एक विचार जो मेरे मन में घूम रहा है वो ये है, अगर वाकई एजीआई सिस्टम एआई रिसर्च और डेवलपमेंट को खुद ही ऑटोमेट करने में सक्षम हो जाते हैं, जैसा कि कुछ सूत्र संकेत दे रहे हैं, तो एक पॉइंट के बाद भविष्य में तरक्की की रफ्तार का क्या होगा? क्या हम उस एक्सपोनेंशियल, उस घातीय तेजी के लिए तैयार हैं जो शायद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हो? इस पर सोचना शायद बहुत जरूरी है।